एक समय था जब मेरे पास काम आने बंद हो गए थे। पहली तो रिजेक्शन की आदत एनएसडी ने डाल दी थी मुझे। कोई भी फ़िल्म मेकर ने मुझे लेकर के फिर क्यों हटा दिया, उन्होंने किस वजह से हटाया वो जाने। दोस्तों कहते हैं सच्चा कलाकार वही होता है जो अपनी सच्ची अदाकारी से हर माध्यम पर एक ऐसी अदाकारी करे जो दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ जाए। और हमारे साथ हैं मनोज बाजपेयी, जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के लिए न सिर्फ सबसे बड़े स्टार हैं बल्कि उनके सबसे बड़े सपोर्टर हैं। वो कमर्शियल फिल्म के सबसे बड़े सितारे हैं और ओटीटी के लिए एक ऐसे गेम चेंजर हैं जिन्होंने पूरी दुनिया ही बदल दी ओटीटी की। मनोज जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। मनोज सर, चैलेंजेस की बात करते हैं हम। कलाकार के जीवन में सक्सेस से ज़्यादा फेलियर्स उसको सिखाते हैं। और आपसे जब बात करूँ ना तो वो अपने आप में अनुभवों की एक किताब खुलती है और वो खुद सीखने को मिलता है। आपके जीवन में सबसे बड़ा जो फेलियर आपको सबसे बड़ी सीख दी हो जिसने? नहीं, एक समय था जब मेरे पास काम आने बंद हो गए थे। उसने मुझे सिखाया कि मुझे डायरेक्टर्स, अपने तरीके के डायरेक्टर्स खुद ढूँढने पड़ेंगे। मुझे इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स पे भरोसा कम करनी चाहिए और मेरी खोज अब शुरू हो जानी चाहिए अपने तरीके के डायरेक्टर्स के लिए, और वही मैंने किया। मुझे ये भी लगा कि जिन डायरेक्टर्स की फ़िल्म आप देख रहे हो या उनका काम आपको पसंद है, उनको फ़ोन उठा के फ़ोन कीजिए और उनको बोलिए कि आप उनके साथ काम करना चाहते हैं। इसी सिलसिले में मैंने कमाया नीरज पांडे को, और आज भी दोस्त हैं मेरे। ऐसे बहुत सारे और भी मैंने उसी समय, मैं आपको कहूँ, जब फिर चीज़ें स्थिति ठीक भी हो गई तब भी मैंने उसको जारी रखा, और उसका परिणाम देवाशीष मखीजा है, उसका परिणाम कनू बहल है, उसका परिणाम राम रेड्डी है, और ऐसे बहुत सारे और फिल्म मेकर हैं। तो वो लगातार वो जारी है। एक जो सीख मिली कि किसी का इंतज़ार मत करो, ऑफ़र आने का इंतज़ार मत करो। आप खुद नए डायरेक्टर्स ढूंढिए और उनको सपोर्ट करो, उनकी फ़िल्म का हिस्सा हो जाओ। बहुत सारे जो आउटसाइडर्स आते हैं वो पूरी अपनी बैकअप के साथ आते हैं, यहाँ रहते हैं, काम नहीं मिलता तो क्रिप करते हैं, रोते हैं। लेकिन आपके बारे में आपकी बुक जब पढ़ो तो ऐसे कई दिन थे जहाँ पर खाने के बारे में सोचना है, कैसे ट्रैवल करना है, वो सब चीज़ें हैं। उसके अलावा जिस तरीके से एनएसडी बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ जाने की और पूरी मेहनत कर रहे हैं, 100% डेडिकेशन, प्लान भी है ही नहीं, उसके बाद भी वहाँ फेलियर होता है, फिर भी कैसे अपने आप को वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ बाउंस बैक करना है, ये आपसे सीखने को मिलता है। उन एक्टर्स को क्या कहना चाहेंगे अपनी ज़िंदगी से, अपने अनुभवों से? मुझे लगता था कि अगर प्लान बी होगा तो मैं ये प्लान ए के साथ न्याय नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि हमेशा ऐसा लगेगा कि दूसरा भी रास्ता है। वो मैं नहीं चाहता था। वो जीना यहाँ मरना यहाँ वाली चीज़ मैंने अपना ली थी। मैं बड़ा पैशनेट एक्टर रहा हूँ यार, मुझे एक्टिंग से बड़ा प्रेम है, बहुत ज़्यादा। हाँ, और उसमें मैं लगातार इम्प्रूव करना चाहता हूँ। मेरे बाद के भी जो लोग हैं उनके काम देखता हूँ, उनसे सीखता हूँ। बहुत सारे जो विश्व में जितने भी काम हो रहे हैं, नए नए एक्टर्स जो आ रहे हैं, उनसे सीखता हूँ। तो मेरा काम सीखना है और लगातार मैं सीखता रहता हूँ ताकि मेरे अंदर में विकास कर पाऊँ। मैं कोई ग्रेट एक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं मेहनती बहुत हूँ और मैं जल्दी सीखता हूँ। तो इसके कारण चीज़ें मेरे लिए आसान हो जाती हैं, और इस तरह की फ़िल्में जो हैं मुझे सीखने का मौका देती हैं, अपने आप को और रिच करने का मौका देती हैं। और मैं उन लड़कों से यही बोलूँगा कि देखो, अ, इसके अलावा तुम कर ही नहीं सकते हो कुछ भी। मेहनत का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा उदाहरण है। मतलब मेहनत के अलावा और उम्मीद के अलावा और तो कोई चारा है नहीं। आप लगातार ये करते रहिए। देखिए, अभिनय जहाँ भी करने को मिले, अभिनय कीजिए। चाहे वो थिएटर में, चाहे ओटीटी में, चाहे सीरियल में, चाहे फ़िल्मों में, या फिर अगर नुक्कड़ नाटक का भी मौका लगे, वहाँ भी कीजिए। अभिनय ऐसी चीज़ नहीं है जो आप 1 साल, 5 साल, 7 साल के बाद आपको लगेगा कि आपने सीख लिया। ऐसा होता नहीं, ऐसा बिल्कुल, ये एक चलते रहने वाली प्रक्रिया है। हाँ, शुरुआत में क्राफ्ट वर्क सीखना, वर्कशॉप अटेंड करना, लेकिन बाद में तो सिर्फ प्रैक्टिस करते 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 आप में और निखार आता जाता है। पढ़ाई कीजिए, न्यूज़ पढ़िए, कुछ किताबें पढ़िए, कुछ देखिए, नाटक देखिए, और जो जो फिल्में मिले वो देखिए। अपने आप को जो है लगातार रिच करते रहिए। मेहनत का उदाहरण ये है कि आप बुखार में तप रहे हो लेकिन छऊ डांस अगर नाटक में आपका उसका किरदार निभाना है तो पूरा वो बदन टूटते हुए भी वो आप डांस कर रहे हो। यार बहुत सारी चीज़ें की हैं मैंने, अब बहुत सारा, मतलब वो थिएटर की बात कर रहे हो आप, लेकिन मैं इतना, भगवान ने मुझे कम से कम इतनी क्षमता दी थी
और मैं कहने में ना मुझे बहुत दिक्कत होती है। कम से कम भगवान ने एक क्षमता दी थी कि, और क्षमता दी थी मेहनत करने की, और जुनून पागल की तरह से दिया था, जो कि आज भी है। लेकिन अब इस आदमी की उम्र भी बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है कि आपके दिमाग में बहुत पैशन है, आपके अंदर बहुत पैशन है, लेकिन एक समय के बाद हड्डी भी जो है वो कहती है कि थोड़ा आराम कर लो, तो अपने शरीर को भी सुनना पड़ता है। डिस्पैच करते हुए जो मेहनत की मैंने, या मानसिक तौर पे जो मेरी जो मेहनत रही है जुगनुमा करते हुए, या फिर जोरम करते हुए मैं मानसिक और शारीरिक तौर से जितना जितना टूटा हूँ, या गली गुलियाँ के या समय गली गुलिया में मानसिक जो मेरे हालात हो गए थे, वो उस मेहनत का ही परिणाम है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि गली गुलियाँ से निकलने के लिए मतलब काफ़ी मुझे 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 मोर देन निकलने के लिए, मुझे करते हुए मुझे कुछ एक सिम्टम्स आ रहे थे जो सही नहीं थे, तो उस पे डॉक्टर से सलाह लेकर के शूटिंग भी जारी रखी और अपना ट्रीटमेंट भी करते रहे। वो काफ़ी स्कैरी था। वो जो ग्रिट है, वो जो एक कभी हार न मानने की, वो जो बुक का नाम भी है, पाने के ज़िद, लोग ना रिजेक्शन से इतना जल्दी हार जाते हैं, टूट जाते हैं। और आपके तो शुरुआती दिनों में इतने रिजेक्शंस हैं। एनएसडी की फिर मैं बात करता हूँ कि आपका वो प्लान ए था, लेकिन पूरी लाइब्रेरी में कोई नहीं होता था, आप अकेले पढ़ रहे जी। होते थे। इसके अलावा एक दिन में 3-3 प्रोजेक्ट्स हाथ से निकल जाते हैं, और उस समय आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उन रिजेक्शंस के, उन अपमानों बहुत के आदत बाद उसके बाद भी वो जो जीने की और पाने की जो ज़िद है, वो कहाँ से आती देखिए, मैं बताऊँ, रिजेक्शन होते होते पहले तो रिजेक्शन की आदत एनएसडी ने डाल दी थी मुझे। उसके बाद से किसी भी रिजेक्शन ने मुझे कभी उतना परेशान नहीं किया। एनएसडी से रिजेक्शन मुझे शुरू में बहुत तंग करता था, लेकिन उसके बाद आदत पड़ गई। मुझे लगा कि यार कोशिश ही कर सकता हूँ मैं, लेकिन आई विल नॉट लेट एनी रिजेक्शन डिफाइन मी। कि कोई रिजेक्शन हो गया मेरा तो मैं बुरा एक्टर हूँ, ये मैं नहीं मानूँ, ये मैं बिल्कुल नहीं मानूँगा। उन्होंने किस वजह से रिजेक्ट किया, कोई भी फिल्म मेकर ने मुझे लेकर के फिर क्यों हटा दिया, उन्होंने किस वजह से हटाया, वो जाने। लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि मैं उसके लिए काबिल नहीं था। लेकिन हाँ, उसके बारे में ज़्यादा सोचूंगा नहीं, मैं आगे बढ़ जाऊंगा बिना ये सोचे हुए कि शायद मैं बुरा एक्टर हूँ इसलिए रिजेक्ट हो गया। ये सब पछड़ में नहीं पड़ा कभी भी। जब वो कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला कि ना हीरो ना विलन, वो वाली बात से भी वो किस तरीके से उसको परे ही किया? नहीं, देखिए, आपके चेहरे को देख करके कास्टिंग होती रही है, खास करके उस समय तो मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्में ही बनती थी, इस तरह की फिल्में बनती भी नहीं थी। तो वहाँ पे हीरो एक खास ढंग से लगता है, और हीरोइन एक खास ढंग से लगती है, और एक विलन खास ढंग का होता है। तो ये एक बड़ा स्टीरियोटाइप रहा है इस इंडस्ट्री में, और बहुत सालों से रहा है। बहुत ही भाग्य वाले ही जो है वो हीरो के तौर पे जाने गए, जो कि बहुत ही सामान्य उनके नाक नक्श थे। लेकिन एक बार आपने ठान लिया कि मुझे नहीं करना है, अगर जो रोल आ रहा है वो मैं नहीं करना चाहता हूँ, इससे अच्छा है मैं एक छोटी फिल्म करूँगा, लेकिन मैं उस सेटअप में नहीं जाऊँगा जहाँ मैं अपने आप को छोटा समझूँ, या मैं अपने आप से निराश हो जाऊँ कि मैं ऐसा क्यों दिखता हूँ। मुझे बड़ा गर्व है जैसा दिखता हूँ, और मैं बड़ा ईमानदार भी हूँ ये जानने में कि मैं किस तरह का दिखता हूँ। मुझे कोई क्या कहें, गलतफ़हमी नहीं है अपने बारे में, कुछ भी गलतफ़हमी नहीं है। इस पे बहुत साल काम किया है ताकि मैं किसी भी तरीके का गलतफ़हमी दूर कर पाऊँ अपने बारे में। तो मैं अपने बारे में बिल्कुल सही समझता हूँ कि काम से ही आप सुंदर होते हैं। मनोज सर, आपके लिए सक्सेस क्या है, और सबसे बड़ी सक्सेस जो आपने अर्जित की है वो? देखिए, हमारे लिए सक्सेस ये है फ्रीडम ऑफ चॉइस। जहाँ पे मैं फ्रीली चूज़ कर पाऊँ, वो मेरे लिए सक्सेस है। नहीं तो सही मायने में देखिए, मैं बचपन से एक एक्टर के तौर पे कमाना चाहता था, एक्टर के तौर पे कि मैं एक्टिंग करके ही कमाऊँगा। वो तो मैंने बहुत साल पहले ही शुरू कर दिया था। और सही मायने क्या है, वही आपने पूछा ना। मायने तो यही है कि जब मैं फ्रीली वो कर पाऊँ जो मेरी इच्छा है, वही मायने है। कोई दबाव काम ना करे, किसी तरह का कंपल्शन ना हो, अपने पॉकेट को नहीं देखना पड़े,
किसी से डर ना हो कि कोई अगर मैंने मना कर दिया तो ये बुरा मान जाएगा, ये कभी रखा ही नहीं मैंने अपने अंदर में। बहुत सारे लोग बुरा माने, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वो ठीक है। जब तक मैं अपने मन का कर रहा हूँ और मैं खुश हूँ तो मैं सफल हूँ। आप ना अपने बारे में बात करना पसंद नहीं करते, मुझे नहीं, मालूम है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। लेकिन हम सब जो हैं अपनी आपकी अदाकारी से जिन पे प्रभाव है, ऐसा कोई आपको कॉम्प्लीमेंट मिला हो जो दिल में घर कर गया हो? देखिए, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। जब कोई कहता है, जैसे आपने अपने इंटरव्यू के शुरू में कहा था कि मेरे मेरे परफॉर्मेंस देख के आपको लगता है कि आप जैसे लोगों का किरदार मैं निभा रहा हूँ, तो वो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि आप रिलेट कर पा रहे हैं मुझसे। आप बहुत सारे फैंस कहते हैं, मनोज भैया ऐसा लगता है जैसे कि हमारे घर के हैं। ये कॉम्प्लीमेंट है, एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे अभिनय का, कि मैं उनके वर्ग को अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट कर पाता हूँ स्क्रीन पे। इंस्पेक्टर झंडे क्या है, आप कहेंगे पुलिस वाला, मैं कहता हूँ नहीं, मैं यूनिफॉर्म थोड़ी प्ले करता हूँ, मैं तो आदमी प्ले करता हूँ जिसने यूनिफॉर्म पहन रखा है। आदमी वो है जिसकी बीवी है, जो उससे बहुत प्यार करती है, ये अपनी बीवी को बहुत प्यार करता है, उसकी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, उसकी बीवी जो है उसको पूरन पोली भेज रही है। ये रिश्ते हैं जो एक खास वर्ग के लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। वो दो बच्चे हैं, माँ है बूढ़ी उस घर में, तो मैं उस आदमी को प्ले कर रहा हूँ जो सुबह जा करके दूध लेके आता, क्योंकि वो मैं उस अच्छे से निभा इसलिए पाता हूँ क्योंकि मेरा रिस्पेक्ट है उन लोगों के लिए। मैं बहुत आदर की नज़र से देखता हूँ, और कहीं ना कहीं मैं उसी तरीके के माहौल से, उसी तरीके के पृष्ठभूमि से आता हूँ, तो मेरा रिस्पेक्ट है उन लोगों को। मेरा ये ट्रिब्यूट है टू द मिडिल क्लास। जुगनुमा, उसके मायने क्या हैं आपके लिए, दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जुगनुमा, पहले तो जुगनुमा का मतलब होता है जुगनू की तरह। तो ये पूरी फिल्म जुगनू की तरह से है। जुगनू जिस तरीके से आपको ऐसा लगता है जैसे मैजिक, नेचर में जो एक मैजिक की तरह से वो दिखाई पड़ते हैं। शहरों में तो नहीं दिखाई देते गांव में दिखाई पड़ते हैं एक ख़ास सीज़न में। मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ पर जुगनू रात को बहुत दिखते थे, उनको, जिनको हम फायर फ्लाइज कहते हैं अंग्रेज़ी में। एक मैजिक है, और मैजिक की तरह से ही ये फिल्म भी होती है। एक पहाड़ के एक परिवार की कहानी है, और उस परिवार के पास बहुत सारा बगीचा है, और उस बगीचों के साथ क्या होता है ये, जिससे उनकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है, उसकी कहानी है। 6-7 साल से इस फिल्म पे काम काम चल रहा था। पहले लिखना, फिर उस पर रिहर्सल्स, उसको पूरा सेटअप करना, फिर अब जा कर के फेस्टिवल्स, तो सारे दुनिया के बड़े बड़े फेस्टिवल में ये फिल्म गई, वहाँ पे सराहना मिली। अब जा कर के हम यहाँ पर इसको रिलीज़ कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि ये राम रेड्डी की 7 साल की मेहनत रंग लाई है, और राम रेड्डी की उम्र 35 साल है आज के तारीख में। तो समझ सकते हैं कि जब उन्होंने पहली फिल्म बनाई थी तो कितने साल के थे, और जब इस फिल्म की तैयारी शुरू की थी, जब शूटिंग की थी, तो एक बहुत ही यंग आदमी, और उसका उसका इतना बड़ा दिमाग, इतनी बड़ी प्रतिभा, और उसका ये काम पर्दे पे लाते हुए, तो मुझे तो बहुत गर्व हो रहा है। मेरे जीवन की कुछ महान फिल्मों में से एक है जुगनुमा। मनोज जी, आजकल ना फिल्म इंस्टीट्यूट में न सिर्फ आपकी फिल्मों, आपकी अदाकारी पर लोग चर्चा करते हैं जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं एक्टिंग की दुनिया में, बल्कि चॉइसेस पे भी बात होती है, और ख़ासकर जिस तरीके से इंडिपेंडेंट सिनेमा को आप सपोर्ट करते हो, चाहे जोरम की बात कर लें या हाल फिलहाल में बहुत, जितनी भी हाँ। मतलब जिस तरीके से फिल्में आई हैं। राम रेड्डी, उन्होंने तिथि बनाई थी। जब आपके पास में पहली बार उन्होंने ये फिल्म की नरेशन और स्क्रिप्टिंग के साथ में वो आए, पहला रिएक्शन क्या था, और इस फिल्म को चुनने के पीछे वजह क्या है? इस फिल्म को चुनने के पीछे ना सिर्फ राम रेड्डी का अपना टैलेंट है, बल्कि जो राम ने लिखी है ये कहानी, ये स्क्रिप्ट अपने आप में ही बहुत अनोखी है। मुझे नहीं लगता कि मैं इस फिल्म को कभी ना कर पाता। जब पहली बार ही पढ़ी थी मैंने, तभी मैंने राम से कहा था कि यार, मैं इस फिल्म का हिस्सा होना चाहता हूँ। और उस समय से लेकर आज जब मैं इस फिल्म के लिए बात कर रहा हूँ आपसे, इस पूरे सालों में कभी भी एक मोमेंट, एक क्षण नहीं आया जब मैंने इस फिल्म के बारे में नहीं सोचा हो। और कितनी बार मुझे लगा कि शायद
बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि इस तरह की फ़िल्म करने को मुझे मिली और इस तरह की फ़िल्म मेरे जीवन में घटित हुई। तो यही मेरे ख़्याल से ये यात्रा करीब काफ़ी लंबी जाने वाली है, ख़ास करके इस फ़िल्म के साथ। मैं 2 बार खुद मैं अपनी फ़िल्में नहीं देखता हूँ। दर्शकों का रिएक्शन जानने के लिए बर्लिन में एक बार बैठ कर के राम रेड्डी ने ज़बरदस्ती मुझे बिठाया, मैं उठ नहीं पाया। ऐसी दुनिया उसने रची है, ऐसी दुनिया क्रिएट की है राम रेड्डी ने कि आप एक दर्शक की तरीके से आप मजबूरन जो है उस दुनिया में चले जाएंगे। ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप जो है बैठ कर एक फ़िल्म देख रहे हैं, जबकि आप उस दुनिया के हिस्से हो जाते हो। आई थिंक ये एक्सपीरियंस बहुत कम मिलता है दर्शकों को। कई बार ऐसा होता है आप क्योंकि टोटली इमर्स्ड हो जाते हैं रोल्स में, किरदारों में, बहुत मुश्किल होता है निकलना। इस बार जो देव का किरदार था वो कितना मुश्किल था या चैलेंजिंग? मैं चाहता हूँ कि देव कभी ना निकले। देव बहुत ही स्पिरिचुअल है। देव बहुत सारे अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहा है और वो सवाल हैं प्रकृति के बारे में, अपने होने के बारे में। तो मेरे ख्याल से ये सवाल बड़े अच्छे हैं। इन सवालों के साथ रहा जा सकता है, पूरी ज़िंदगी रहा जा सकता है। वो आपसे काफ़ी सिमिलर है? बहुत ज़्यादा, ख़ास करके उस समय में ये फ़िल्म मुझे मिली जब मैं खुद बहुत सारे सवालों से गुज़र रहा था, इसी तरीके की। इस फ़िल्म को करते हुए बहुत सारे सवालों के जवाब मिले, कुछ के नहीं मिले। वो मिल जाएंगे, जब जब तक जीवन है इसी में मिल जाएगा। सबसे जटिल सवाल क्या है? मैं क्यों हूँ? यही सबसे बड़ा जटिल सवाल है किसी भी इंसान के लिए। मैं क्यों हूँ? जब आप जन्म लेते हो और मर जाते हो तो क्या यही इसी साइकिल को करने के लिए आते हैं आप? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इसी को समझने में लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, कई जन्म लग गए। आपके लिए अदाकारी मैं देखता हूँ एक तपस्या है। ये तपस्या क्या वो जो जटिल सवाल हैं आपके जीवन के उसका उत्तर दे पाते हैं? मैं अदाकारी सिर्फ मेरे लिए अभिनय तक सीमित नहीं रहती। मैं भी एक एक्सपीरियंस लेता हूँ उस और एक जर्नी का हिस्सा होता हूँ उस चरित्र का, जिस चरित्र को मैं निभा रहा होता हूँ। तो मैं उसको अंत तक घुस करके उस चरित्र के दिमाग में पूरे तरीके से घुस के उसके पूरे सिस्टम में, उसके रगों में जा कर के उसको महसूस करने की कोशिश करता हूँ। जब तक वो होता नहीं है मुझे मज़ा आता नहीं है। अगर मैं उसके साथ, अगर उसने मुझे अपने पूरे तरीके से अपने आप में ले लेता है और जब मैं पूरी तरीके से उसमें खो जाता हूँ, और तब मुझे लगता है कि शायद मैं मनोज बाजपेयी के अलावा कुछ एक और चरित्र, कुछ एक और इंसानों को जी लिया मैंने। मुझे मज़ा आता है दूसरे इंसान को समझने में। इस फिल्म को मतलब ऑस्कर अवार्ड विनर गुनीत मुंगा जैसी प्रोड्यूसर हैं, अनुराग कश्यप वो प्रेजेंट कर रहे हैं। इसके साथ साथ 15 जो बड़े डायरेक्टर्स हैं इंडस्ट्री के, उन सब ने उसको सपोर्ट किया है, फिल्म देखी है, सराहा है। ये जो आपके लिए, आपकी अदाकारी के लिए और जिस तरीके से मैं जैसे बोल रहा हूँ जो चुनाव होते हैं आपके फिल्म के, उन सबको इंडस्ट्री की तरफ से और ये जानकार लोगों की तरफ से जो सपोर्ट मिलता है उसको लेकर क्या कहोगे आप? सबसे पहले तो एक टीम की तरफ से मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। न सिर्फ यहाँ के फ़िल्म मेकर्स, मेरे बड़े फेवरेट फ़िल्म मेकर्स हैं जिन्होंने फ़िल्म देखी, और साउथ से भी मेरे बहुत ही फेवरेट फ़िल्म मेकर्स जो हैं उन्होंने फ़िल्म देखी और सब ने एक सुर में इस फिल्म की बहुत तारीफ़ की और इस फिल्म ने बहुत ज़्यादा उनको प्रभावित किया है। तो सबसे पहले तो आप धन्यवाद देंगे कि आप आगे आकर के न सिर्फ फिल्म देखी, फिल्म अच्छी लगी और इस फिल्म को वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। आप इसी तरह की इंडस्ट्री की कल्पना करते हो। आप मैं उस इंडस्ट्री में नहीं आया था जहाँ पर हम एक दूसरे की शिकायत करते हैं, एक दूसरे के पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं, एक दूसरे की सफलता से हम जलते हैं, उसको नीचे जाता हुआ देखना चाहते हैं। मैं कभी इस तरह की इंडस्ट्री की परिकल्पना नहीं की थी। मैंने इसी तरह की इंडस्ट्री की कल्पना की थी जहाँ पे सारे फिल्म मेकर्स, सारे एक्टर्स, सारे क्रिएटिव लोग एक मंच पर खड़े होकर एक दूसरे के लिए ताली बजाएं, एक दूसरे को हौसला दें, एक दूसरे के साथ अनुभव साझा करें। वो सबसे बड़ी चीज़ है। मैं इसी तरह की इंडस्ट्री में आना चाहता था। जुगनुआ में एक जो वो पहाड़ी जीवन दिखता है, बहुत ही नैसर्गिक, बहुत ही कोमल और इनोसेंस भरा होता है, प्योरिटी लिए हुए। आपके जीवन को भी जब हम देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसमें कॉमन दिखाई देती है। इस फिल्म के ज़रिए जब आप वो किरदार कर रहे थे, किन चीज़ों को रिलीव किया आपने? आप रिलीव करते हो अपने ओन, आप जिस अवस्था से जा रहे होते हो
उसी को ज़्यादा रिलीव करते हो। और ख़ास करके मेरी अवस्था, मानसिक अवस्था और इस देव की मानसिक अवस्था ऑलमोस्ट एक थी जब मैं कर रहा था इस रोल को। उसने मुझे बहुत हेल्प किया इस किरदार के पूरे तरीके से अंदर जाने में। देव की जो बाकी जो चीज़ें हैं वो मुझसे सिमिलर नहीं हैं। देव खुद भी एक बहुत बड़े परिवार से आता है जिसका इतना बड़ा बगीचा पहाड़ में है, लेकिन अब वो मुक्ति चाहता है इन सब चीज़ों से। एक भरा पूरा परिवार है जिनके साथ वो है भी और जिनके साथ नहीं भी है, दोनों ही स्थितियाँ हैं। तो इस तरह का मेरे साथ में है नहीं। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होते हुए नहीं थी, जो सिमिलर नहीं थी मैं उसको जीना चाहता था। और मैं चाहता हूँ कि जो दर्शक आएँ वो पूरे चमत्कारी, जादुई देव की दुनिया को देखें और देव के जो एहसास है, जो वो महसूस कर रहा है, उसको देखें। प्रकृति की का जो चमत्कार इस फिल्म में दिखाया गया, उसको देखें, उसको महसूस करें। मेरे ख्याल से ये फिल्म दर्शकों के दिमाग में कई साल तक रहने वाली है। मनोज सर, ये जो मादा है, ये जो लालच को फिल्टर करने की इतनी बड़ी क्वालिटी है कि इस इंडस्ट्री में है, जहाँ लोग कॉमर्शियल फिल्में, ओटीटी के प्रोजेक्ट्स सब जितना आ जाए उसको आत्मसात करने की कोशिश करते हैं, उसमें इंडिपेंडेंट सिनेमा के लिए, इन इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए जो जुगनुमा जैसे हैं, और हाल फिलहाल में जिन जोरम से गुलगुलियाँ, जितने भी बड़े हम बात करें, उन सबको जिस तरीके से आप सपोर्ट करते हो, ये हिम्मत कहाँ से लाते हो? वो लालच क्यों नहीं आता आपके अंदर कि मैं क्योंकि भी? मैं कलाकार हूँ, मैं कला ढूंढ रहा हूँ। जहाँ पे मुझे सच्ची कला दिखती है मैं उससे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। मुझे डिस्पैच और जोरम और जुगनुमा में काम करके वो संतुष्टि मिलती है। मेरा कलाकार का इतना विकास होता है। मैं एक व्यक्ति के तौर पे अपने आप को काफ़ी धनी महसूस करता हूँ। तो जो चीज़ आपको इतने सारे स्तर पे आपका भला कर रही है, उससे जुड़ना मेरी ज़रूरत हो जाती है। ये मेरी आवश्यकता है कि राम रेड्डी, देवाशीष माखीजा, कन्नू बहल, अनुराग कश्यप, ये इनकी ज़रूरत शायद ना हो, लेकिन मेरी ज़रूरत है। मैं इनकी ज़रूरत नहीं हो सकता हूँ। मेरी ज़रूरत है मेरे अपने कलाकार के साथ न्याय करने के लिए कि मैं इस तरह की फ़िल्मों के साथ जुड़ूं और इन फ़िल्म मेकर्स का हाथ पकड़ करके उनको आगे धक्का मारता चलूं। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। हिंदुस्तान के सिनेमा के लिए भी बहुत अच्छी बात होगी कि सारे कलाकार जो भी सक्षम हैं वो इस तरह की फ़िल्म को बढ़ावा दें। क्या चैलेंजेस आते हैं जब इस तरह की फिल्में आप करते हर तरीके के चैलेंज है, हर तरीके के चैलेंज है। पैसा बिल्कुल नहीं होता है, सबसे पहली तो बात ये है। तो सारे आप जो है सिर्फ फेवर ले रहे होते हो। जुगनुमा के साथ वो चीज़ नहीं थी क्योंकि राम रेड्डी के पिता मिस्टर रेड्डी जो है वो लगातार 24 घंटे राम रेड्डी के पीछे खड़े थे और चाहते थे कि उनके बेटे का जो ये सपना है वो पूरा हो जाए और अच्छे से पूरा हो जाए। फिर हम लोग थे, अभी तक मैं राम के साथ हूँ बिल्कुल, हर मोड़ पे, खासकर इस फिल्म को लेकर के, क्योंकि राम एक बहुत ही अनोखा, बहुत ही यूनिक फिल्म मेकर है और मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म के ज़रिए लोग और ये देश और दुनिया उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाने। ये फिल्म मैं कह सकता हूँ कि दुनिया की किसी भी बेहतरीन फिल्म के साथ ये कंपेयर हो सकती है, मैच कर सकती है, टेक्निक के मामले में, कहानी के मामले में, डायरेक्शन के मामले में, हर तरीके से। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में स्क्रीनिंग हुई, सराही गई, मामी जैसे फिल्म फेस्टिवल में, और इतने, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि जो इंडस्ट्री के बड़े जानकार लोग हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने तारीफ़ की। आपको क्या लगता है इस फिल्म में सबसे यूनिक पॉइंट क्या है जो इतना इसको हर किसी को प्रभावित कर रही है? इसकी कहानी और यूनिक पॉइंट है मेरे हिसाब से राम रेड्डी की जो विज़न है, पता नहीं उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, राम रेड्डी का विज़न, जो दिमाग, जो दुनिया उसने क्रिएट करने की सोची, एक बहुत ही जादुई दुनिया और रियल लोगों के बारे में, मेरे ख्याल से वो यूनिक पॉइंट है।